प्राइम टाइम न्यूज एट 9। नमस्कार, मैं हूं स्वप्नेश दुबे। स्वागत है आपका प्राइम टाइम न्यूज एट 9 में। आज दिन भर की बड़ी खबरों और उनसे उठ रहे सवालों को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। इस दौरान हम आपको इन खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप भी सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आप इन खबरों और खबरों की तह तक जरूर जाए। सबसे पहले बात पांचवें चरण की, यूपी के चुनाव की। यूपी में पांचवें चरण का चुनाव सोमवार 27 फरवरी को है। इस चरण में राजनीतिक परिवारों की वंशवेल की भरमार दिखाई पड़ रही है, तो सियासी आकाश में कई नए परिंदे भी उड़ने को बेताब हैं। पांचवें चरण में दिग्गजों की आन बान और शान को बचाने को वो आतुर हैं। नए नेताओं का उत्साह सातवें आसमान पर है। यहां पतझड़ नहीं है, बल्कि हरे भरे पेड़ खुद अपने नए पत्तों को हवा दे रहे हैं। सियासत के झंडा बरदार रहे कुछ पिता अपने पुत्रों को खुद पानी दे रहे हैं, खाद पानी दी हुई अपनी राजनीतिक जमीन को सौंप चुके हैं। माताएं अपने बेटों को आशीर्वाद भी दे रही हैं। भाई अपनी महत्वाकांक्षा से परे अपने अनुज के लिए राह बना रहे हैं। कहने को ये कह सकते हैं कि वंशवेल ऊपर चढ़ रही है, लेकिन रिश्तों का नया एहसास भी सामने है। तो चुनाव को लेकर आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोमवार को मऊ में रैली है, लेकिन उससे पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को आतंकवादियों से खतरा बताया गया। पीएम पर रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों से भरे वाहन के जरिए हमले की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। मऊ के एडिशनल एसपी आरके सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या का आरोपी रसूल पार्टी भी पीएम पर हमले का प्लान बना रहा है। इनपुट के मुताबिक रसूल पार्टी और उसके दो सहयोगी पीएम के काफिले पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि खुफिया एजेंसियों की सूचना पर रैली की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। तो सुदर्शन न्यूज ने आपको यह बात इसलिए बताई क्योंकि मऊ की रैली पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और यह बात आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। अब बात यूपी के पांचवें चरण के मतदान की। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है। यह क्षेत्र बाकी इलाकों से अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को बिल्कुल अलग मुकाम पर ले जाने वाले अयोध्या की भूमि इसी सरहद में है। यह गौतम बुद्ध की धरती है। इसी इलाके ने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए संसद का मार्ग प्रशस्त किया। सुल्तानपुर जिले में विधायक पिता इंद्रभद्र सिंह की हत्या के बाद प्रतिशोध की आग में दहकते भाइयों पर भारतीय दंड विधान संहिता की धाराओं का बोझ भले बढ़ा, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपना मुकाम भी हासिल किया। इंद्रभद्र के पुत्र जो हैं चंद्रभद्र विधायक हो गए और यशभद्र ब्लॉक प्रमुख बन गए। अब इसौली सीट पर यशभद्र रालोद के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, तो चंद्रभद्र ने उनके लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बाहुबली सांसद ब्रजभूषण की बात करें तो शरण सिंह राजनीति में खुद सक्रिय हैं और बेटे के लिए भी राह बनाने में आगे बढ़ गए हैं। ब्रजभूषण के पुत्र प्रतीक भूषण सिंह के टिकट पर गोंडा में मुकाबिल हैं। अंबेडकर नगर जिले में जलालपुर क्षेत्र से कई बार विधायक रहे शेर बहादुर सिंह पिछली बार सपा से जीते थे। बहराइच के मटेरा में यासुर शाह पिछली ही बार अपने पिता के साथ विधानसभा में चुनकर वो आ गए थे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, कल 5 चरणों में 52 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उसको लेकर जो हैं जिले वो ये हैं: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर। इन जिलों में चुनाव होना है। ये कल जिन जगहों पर चुनाव होना है उनकी ये पूरी लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है। और अब बात जिन सीटों पर पांचवें चरण में चुनाव हो रहा है, वहां 2012 में किसको कितनी सीटें मिली थी ये भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी 2012 में, बसपा को 3 सीटें मिली थी, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 5, पीस पार्टी को 2,
ये पूरा समीकरण है जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2012 के ये आंकड़े हैं कि 2012 में किसको कितनी सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को तब 37 सीटें मिली थी। अब उम्मीद वो कर रहे हैं कि ज्यादा मिल जाएं, क्योंकि 51 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो 50 तक की बात भी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा किसको कितना मिलता है। बहुजन समाज पार्टी को माफ कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इस बार उम्मीद मायावती को भी है। कांग्रेस ने दामन थाम लिया है साइकिल का। 2012 में 5 ही सीटें इन्हें मिली थी। अब बात कई दिग्गजों के साख को लेकर जो विश्लेषण है उस पर अब बात करते हैं। कई दिग्गजों की साख 5वें चरण में भी दांव पर लगी हुई है। इस चरण के चुनाव में भी सपा, बसपा और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। जो भी हो, स्थानीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे गौण हो चुके हैं। हां, अगर भरमार है तो सिर्फ नेताओं के अजब गजब बयानों की फहरिस्त जो है उसकी, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोलता ही चला जा रहा है। और सबको ये लग रहा है कि उनके बोल मतदाताओं को पसंद आ रहे हैं, लेकिन मतदाता उसे सुन तो रहे हैं पर उनसे उनका सरोकार बिल्कुल भी नहीं है। वो तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर उनके मन में भी सवाल तो उठ ही रहे होंगे, आपके मन में भी सवाल उठ ही रहे होंगे कि हमारे देश की राजनीति की दशा और दिशा आखिर क्या है। अब चर्चा करेंगे एक ऐसे खबर की जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंसानियत के दुश्मन आईएसआईएस की। आईएसआईएस को लेकर सुदर्शन न्यूज का अंदेशा सही होता दिख रहा है। और अंदेशा यह था कि जैसे हालात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चल रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों के दौरान आए दिन बम धमाके हो रहे हैं और निर्दोष मासूमों की जान भी जा रही है। ये आतंकी जिस इस्लाम के झंडाबरदार बनने का दावा करते हैं, उसके खिलाफ ही इनकी कारस्तानी बदस्तूर जारी है। ये आतंकी पूरे पाकिस्तान में अराजकता का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए धमाकों का भी सहारा ले रहे हैं। और इन धमाकों की बाकायदा जिम्मेदारी भी वो खुद लेते हैं। सुदर्शन न्यूज बराबर यह अंदेशा जता रहा है कि आईएस भारत से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बात अब सब सच भी साबित हो रही है। रविवार को गुजरात से 2 आईएस के आतंकी पकड़े गए। इन आतंकियों की साजिश धार्मिक स्थलों को उड़ाने की थी। यानी कह सकते हैं कि आईएस के निशाने पर अब भारत है और भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने दोनों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। पहले संदिग्ध को भावनगर से तो वहीं दूसरे को राजकोट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध सगे भाई बताए जा रहे हैं और दोनों कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। दोनों संदिग्ध आतंकियों के पास से गन पाउडर के साथ तमाम विस्फोटक बनाने वाले कागजात भी एटीएस के हाथ लगे हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकी में बड़े भाई का नाम वसीम है, जिसकी उम्र 30 साल है, जबकि छोटे भाई का नाम नईम है, जिसकी उम्र 26 साल है। वसीम ने एमसीए और नईम ने बीसीए की पढ़ाई की है। पुलिस ने आतंकियों से पूछताछ की है, जिसके मुताबिक पिछले 2 साल से ये दोनों आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में थे, स्थापित किए थे। जिस हैंडलर के संपर्क में ये दोनों थे उसका प्रोफाइल का नाम बिग कैट बताया जा रहा है। खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने गुजरात में 15 दिन पहले एक धार्मिक स्थल पर हमले की योजना बनाई, लेकिन सुरक्षा की वजह से हमले की योजना कामयाब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि गुजरात से पहली बार आईएसआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो यह सबसे बड़ी बात है। आतंकी संगठन कितना खतरनाक है, इस बात को पुख्ता करने के लिए भारतीय डॉक्टर की यह खबर ही काफी है कि किस तरह से ये आतंकी लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इस खबर में हम साफ तौर से आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि लीबिया में आईएसआईएस के चंगुल से आजाद कराए गए भारतीय डॉक्टर ने किस तरह से अपनी बात को सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक। Prime Time News at 9. Prime Time News at 9. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे आईएसआईएस की। लीबिया में आईएसआईएस के चंगुल से आजाद कराए गए भारतीय डॉक्टर के रामामूर्ति ने जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री, एनएसए और अधिकारियों का आभार जताया।
आतंकियों की पकड़ से छूटे डॉक्टर राममूर्ति ने आप बीती बताई कि 10 दिन के भीतर उन्हें 3 बार गोली मारी गई, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर जबरदस्ती सर्जरी करने के लिए फोर्स किया गया, उन्हें ये वजू भी करना पड़ा और नमाज भी पढ़ना सिखाया गया। जबरदस्ती हिंसक वीडियो दिखाए गए जिन्हें देख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर को सुनने के बाद कि कितने मुश्किल दौर से वो गुजरे हैं। डॉक्टर राममूर्ति ने बताया कि रमजान के समय कुछ आईएसआईएस के आतंकियों ने मुझसे मदद मांगी। मेरे इनकार करने पर वो जबरदस्ती मुझे उठाकर ले गए। मुझे सबसे पहले सिरटे शहर की जेल ले जाया गया था। इसके बाद वो पता नहीं क्यों मुझे एक अंडरग्राउंड जेल में ले गए। वहां मैं तुर्की के लोगों से मिला। वहां आईएसआईएस के लोगों ने इस्लाम के बारे में और नियमों के बारे में भी बताया। तो आपने देखा भी और सुना भी, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने सरकार और खुफिया संस्थाओं को पहले ही आगाह कर दिया था। 16 फरवरी को ही हमने आगाह कर दिया था कि आईएसआईएस हमसे सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। आईएसआईएस भारत के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, यह हमने आपको बताया था। ये तमाम बातें सुदर्शन न्यूज की ओर से पहले कही गई थी और अब देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। आतंक फैलाने वाले दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये विडंबना ही तो है कि इस्लाम के नाम पर ये आतंकी पूरी मानव जाति और लोकतांत्रिक परंपराओं के दुश्मन बन चुके हैं। इस बात को 1990 के दशक से भारत चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, लेकिन पूरी दुनिया वैश्विक आतंकवाद की इस नासूर को तब पहचान पाई, तब पहचाना जब 9/11 की घटना हुई। आज फिलहाल यूरोप, अमेरिका और एशिया इस्लामिक आतंकवाद से हलकान है। अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम बड़े देश इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में जुटे भी हैं, लेकिन अब भी आतंकियों का नेटवर्क बदस्तूर जारी है। इसका भी कारण है, वो भी आपको बताते हैं। आतंकियों के जो पोषक हैं वो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जो देश हैं मसलन पाकिस्तान, मध्य पूर्व के कुछ देश और अफ्रीका के कुछ देशों में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं। इन्हीं में से आतंकियों की पौध तैयार की जा रही है और यही पौध वैश्विक शांति के लिए खतरा बन रहे हैं। इन पर लगाम कसना ही अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और ये पौध पूरी तरह से तैयार की जा रही है। तो ये आतंकियों के पोषक देश हैं और इन्हीं की वजह से आईएसआईएस का खतरा जो है वो भारत तक पहुंच रहा है। और अब आईएसआईएस की खूंखारी से आगे बढ़कर सीधे पहुंचते हैं मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है। मुंबई में 46,000 करोड़पति और 28 अरबपति रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की कुल संपदा 820 अरब डॉलर है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के अनुसार मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे पर बेंगलुरु है। दिल्ली में करोड़पतियों की संख्या 23,000 और अरबपतियों की 18 है। दिल्ली की कुल संपदा 450 अरब डॉलर आंकी गई है। वहीं बेंगलुरु की कुल संपदा 320 अरब डॉलर है। वहां 7,700 करोड़पति और 8 अरबपति रहते हैं। इस सूची में हैदराबाद 310 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। हैदराबाद में करोड़पतियों की संख्या 9,000 और अरबपतियों की 6 है। कोलकाता में करोड़पतियों की संख्या 9,600 है और वहां 4 अरबपति रहते हैं। कोलकाता की कुल संपदा 290 अरब डॉलर आंकी गई। इस सूची में शामिल अन्य शहरों में पुणे की कुल संपदा 180 अरब डॉलर है। वहां 4,545 करोड़पति और 5 अरबपति रहते हैं। चेन्नई की संपदा 150 अरब डॉलर है। वहां 6,600 करोड़पति और 4 अरबपति रहते हैं। गुड़गांव की कुल संपदा की अगर बात करें तो 110 अरब डॉलर है। वहां 4,000 करोड़पति और 2 अरबपति निवास करते हैं। इस सूची में जो अन्य उभरते शहर शामिल हैं उनमें सूरत, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा, चंडीगढ़, जयपुर और वडोदरा शामिल है। देश में कुल संपदा 6,200 अरब डॉलर है। यह आंकड़ा दिसंबर 2016 तक का है। देश में कुल करोड़पतियों की संख्या 2,64,000 और अरबपतियों की संख्या
95 है। भारत उन 5 शीर्ष देशों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में करोड़पति लोग विदेश जाकर बस रहे हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार बीते साल यानी 2016 में भारत में 6000 ऐसे करोड़पति विदेश जाकर बस गए और यह संख्या इससे पूर्व वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। इसके अनुसार 2016 में लगभग 6000 करोड़पति भारतीयों ने अपना निवास बदला, जबकि 2015 में 4000 करोड़पति विदेश जाकर बस गए थे। सबसे अधिक धनी लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। लगातार दूसरे साल वो इस लिहाज से पहले स्थान पर रहा। रिपोर्ट में अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 11000 करोड़पति 2016 में ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे। इसी दौरान 10,000 करोड़पति अमेरिका और 3,000 करोड़पति ब्रिटेन चले गए। रिपोर्ट में करोड़पति से आशय 10 लाख डॉलर या अधिक शुद्ध संपत्ति वाले व्यक्तियों से है। तो संपदा की बात करें तो मुंबई नंबर 1 पर है, क्योंकि ये मुंबई रुकती नहीं, ये थमती नहीं, ये हमेशा आर्थिक राजधानी रही है और रहेगी। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको गीत के साथ, लेकिन याद रखिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। हमें जरूर फीडबैक भेजिए। हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज और @सुदर्शन टीवी के साथ आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद। Prime Time News at 9.